हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हम आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि उसके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से डेवलप हुई, कैसे कैसे हमने इसका आगे यूज़ किया, मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको कैसे कन्वर्ट किया, वो हम सारा देखेंगे। सबसे पहली बात क्या थी, अर्ली स्टेजेस में क्या हुआ था, सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डेवलप किया गया था। ठीक है, कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है वहां से लिए जाते हैं। उनको कंसीडर किया था कि ये जो है वो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो मिनरल्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो आपके एनिमल्स और प्लांट्स में से जो हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो कंपाउंड्स जो है, जैसे आपकी शुगर होगी, ऑयल है, फैट है, ये सारे के सारे कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं, तो इन कंपाउंड्स को जो हमने एनिमल्स और प्लांट्स किंगडम से लिए उनका नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर। तो वहां से जो है वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेवलपमेंट हुई। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आपके आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में से, और जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं वो आपके आते हैं लिविंग थिंग्स में से, जैसे एनिमल्स होंगे और प्लांट्स होंगे। ये सारे के सारे आपके क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी इनसे हमें मिलता है वो जैसे मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इवन दो हमारी डेली लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरत होती है। इवन दो हमारी जो बॉडी भी है वो भी किससे फॉर्म हुई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए है, ये सारे के सारे किसके कम्बिनेशन है, ये सारे का सारा आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ये तो चलो आपको पता लग गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते कहाँ से हैं, दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम्स। और ये हमारी डेली लाइफ में ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताई दिया। अब हमें देखो, हमें खाने के लिए फूड की जरूरत होती है, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलता है। हमें क्लोथ्स की जरूरत होती है, वो भी कहाँ से आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आते हैं। तो आप इन शॉर्ट बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। अब स्टार्टिंग में क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को माना गया था कि केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वही सिर्फ क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये स्टार्टिंग में बोला गया था कि जो जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। लेकिन ये जो डेफिनेशन थी ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन थी। क्यों? क्योंकि जैसे कार्बन के कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो इनऑर्गेनिक हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन सल्फाइड इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है, कार्बन के कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो ये जब स्टार्टिंग में डेफिनेशन आई थी तो इसको क्या माना गया, इनकम्प्लीट माना गया। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ, ये मैं यहाँ एज इट इज लिख रही हूँ, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को क्या हम बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। आप इनको जब सिंपल, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वर्ड आता है तो इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन। तो अकेला कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और साथ में इनके डेरिवेटिव्स जो भी इनके साथ लगा होगा, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या,
ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन तो है ही, ठीक है, ये तो फिक्स है, कार्बन एंड हाइड्रोजन को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, लेकिन इनके साथ जो है वो सम बट अनदर एलिमेंट्स भी अटैच्ड होते हैं, उनको हम उनके डेरिवेटिव्स बोल देते हैं। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ कई बार नाइट्रोजन अटैच होता है, सल्फर अटैच होता है, फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन अटैच होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजेंस। अब हैलोजेंस क्या है, इनको हम X के साथ डिनोट करते हैं। ये क्या है, ग्रुप नंबर 17, आपको पता है ग्रुप नंबर 17 को हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो वैसे इन जनरल हैलोजेंस को हम X के साथ मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कई बार ये डेरिवेटिव्स भी अटैच्ड होते हैं, तो ये भी क्या है, आपके सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की धीरे धीरे क्या होनी स्टार्ट होगी, डेवलपमेंट होनी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है दैट इज टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। अब आपने ये चैप्टर नंबर 4 केमिकल एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ा था कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है, मतलब कि वो मैक्सिमम बॉन्ड जो है वो 4 बना सकता है। क्लियर। जैसे कि आपको ये पता है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसे आई होप कि आपको ये पता होगा, अगर इनकेस आपको नहीं पता है, वहां आपने देखा था कि हम कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट कार्बन के एक रिकॉल कर रही हूँ। तो इस केस में देखो, हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, जो लास्ट वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। तो अब इसका लास्ट शेल कौन सा है, इसका लास्ट शेल है आपका 2s2 एंड 2p2। तो जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, वो 4 हैं। तो इस केस में देखो, कार्बन ये आ गया 2s2 और ये आ गया उसका 2p2। देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो फिल कर दिए, ठीक है। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। तो पहले तो सिंगल फिल करेंगे, तो ये आ गया आपके 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो ये कौन सी स्टेट है, ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। दिस इज ग्राउंड स्टेट एज यू नो। अब इस केस में देखो, जैसे ही हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी एक ऑर्बिटल जो है वो आपका क्या है, वो वेकेंट है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इस वेकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा, जंप कर जाएगा उसमें। क्लियर। जैसे ही हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपको पता है जब हम एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके दूसरे हायर ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इस केस में देखो, ये यहां से जंप करके 2p में चला जाएगा, क्योंकि 2p की एनर्जी जो है वो 2s से ज्यादा है। क्लियर। तो यहां पे क्या बनेगा, अब S के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो जंप कर गया, और P के पास भी कितने आ गए, 3। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। अब इस केस में देखो, ये स्टेबल भी है, यहां पे 2p जो है वो हाफ फिल्ड है। P के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3। तो आपको पता है जो हाफ फिल्ड होते हैं और या फिर फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो कार्बन ने यहां से इसको प्रेफर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर वो स्टेबल हो रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज है यूनिवर्स में, इवन दो हम लोग है, कुछ भी है, वो अपने आप को कहाँ लेकर चलते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर चलते हैं। अगर आप जैसे बस में जा रहे हो, आपको इमीडिएट कोई खाली सीट मिल जाए तो आप फटाफट भाग के वहां बैठ जाओगे। क्लियर। तो हम सब किसकी तरफ भागते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ। तो सेम इस कंपाउंड में है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन ने यहां से जंप करके यहां आ गया तो वो स्टेबल हो गया। तो अब इस केस में देखो, ये चारों के चारों जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो आपके क्या हो गए, यहाँ पर हाफ फिल्ड हो गए, सारे के सारे। मतलब क्या है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है,
ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी ऑर्बिटल्स है सबके पास जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसकी आपको ये पता है, ये ओवरलैपिंग का रूल है, रूल ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैप तभी कर सकते हैं, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ ओवरलैप तभी कर सकता है जब उसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो। ये भी आपने उस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो कार्बन के पास कितने हाफ फिल्ड है, 4, तो इट मीन ये कितने और एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है, 4 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। तो दैट इज वाई जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, और इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट। कार्बन को क्या हम बोलते हैं, टेट्रावैलेंट, क्योंकि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे जो है वो 4 एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इसके पास अपने पास जो है वो 4 ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फिल्ड है। अब सपोज के लिए दूसरा एलिमेंट आ गया हाइड्रोजन, वो मैं रेड से मार्क कर रही हूं, हाइड्रोजन ऐसे आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। क्लियर, आपने वहां किया था कि शेयरिंग करवाते हैं एक, अब एक बॉन्ड जो है ये आपको पता है कि एक बॉन्ड के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इस केस में देखो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, दोनों ने आपस में ओवरलैप किया और क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। तो कितने बॉन्ड बन गए, टोटल 4 बॉन्ड बन गए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। हर एक बुक में जो डिग्री है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। 109 पॉइंट मतलब कुछ बुक्स के अंदर 28 है, कुछ बुक्स के अंदर 5 है, तो वो आप देख लेना, वो चेक कर लेना। वैसे कितना होता है 109। ये कार्बन का बॉन्ड एंगल है, कब, जब कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बने हों। कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड्स बनाए हों, 4 बॉन्ड्स बनाए हों, और साथ में इसी को हम बोलते हैं जब कार्बन अपने चारों ऑर्बिटल्स को यूज करता है। क्लियर, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं स्ट्रक्चर के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आपने टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में किया हुआ था, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अब इसी में सुन लो, जब कार्बन अपने 4 के 4 ऑर्बिटल्स को यूज करता है बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, अपना s भी यूज कर रहा है, अपना px, क्योंकि आपको पता है 2p के अंदर जो है वो 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक का नाम है px, एक का नाम है py और एक का नाम है pz। क्लियर, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको डायरेक्ट 2p लिख देते हैं। तो इस केस में देखो कार्बन ने अपने चारों ऑर्बिटल्स का यूज किया है, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाए हैं, बॉन्ड एंगल कितना है 109.5 डिग्री। क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं, एक s का यूज किया है उसने और तीनों p का यूज किया है, तीनों p का यूज किया ना, ठीक है। कार्बन के अंदर, अब कार्बन के p ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे और वहां पे 3 ही हाइड्रोजन आकर ओवरलैप किए, तो उसने अपने 3p's का यूज किया, 3p इन द सेंस कि अपने 3p ऑर्बिटल्स का यूज किया, उसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहली बात, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता क्या है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये आप वहां उस चैप्टर में भी देख लेना, दोबारा से मैं आपको
मतलब डिटेल में नहीं लेकिन ब्रीफ में इसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन और कार्बन की स्ट्रक्चर कैसे कैसे थी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। मिक्सिंग का मतलब मेरे एक नेक्स्ट है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको अभी बोला कि मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन का हम यूज करते हैं शेप्स को डिस्कस करने के लिए, ये आपने ध्यान में रखना है। इसका मेनली यूज कहाँ आता है, डिस्कस दी शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर? कई बार पेपर में 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन का यूज हम कहाँ करते हैं, तो आप याद रखोगे इसका यूज हम करते हैं टू डिस्कस दी शेप। वहां मतलब एमसीक्यूज में आता है, मतलब आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे तो आपने वहां टिक कर देना है, शेप को डिस्कस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब आपने देखा था चैप्टर नंबर 4 में कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 3 टाइप्स की थी, दैट इज sp3, sp2 एंड sp। अब मैंने आपके साथ अभी कार्बन की देखी sp3, जिसके अंदर हम देखो तीनों के अंदर s तो एक ही है, s एक ही होता है, कार्बन के पास एक ही s है, दैट इज 2s। ठीक है, अब sp3 में वो p के तीनों ऑर्बिटल्स का यूज करेगा, sp2 में p के 2 ऑर्बिटल्स का यूज करेगा, sp में p के 1 ऑर्बिटल का यूज करेगा। क्लियर? अब जो बचे वो कहाँ जाते हैं हम वो देखते हैं। अब इस केस में देखो मैं ये डायरेक्ट करवा रही हूं। क्लियर? फर्स्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग, s एंड p ऑर्बिटल की मिक्सिंग। स्टार्टिंग में बताया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दैट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स, s और p ऑर्बिटल्स को दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। उन दोनों की एनर्जी क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब इस केस में देखो क्या है, sp3 तो मैंने आपको समझा ही दिया लेकिन फिर भी चलो एक बार देख लो। ये कार्बन के लोब्स हैं। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, आपको पता है जो s होता है वो आपका लाइक दिस फेरिकल शेप में होते हैं, जो आपका px होता है उसकी शेप ये होती है, जो आपका py होता है वो थोड़ा सा टिल्ट होता है, और जो आपका pz होता है वो आपका ऐसे होता है। ये आप सबको ही पता है। क्लियर? अब जब हम शेप्स बनाते हैं तो देखो कोई भी एलिमेंट है, अभी हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की। कोई भी एलिमेंट है उसके पास 2 चीज होती है, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। मतलब अगर एक, जैसे ये कार्बन है इसका ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, क्लियर, तो उसी का एक एंटी बॉन्डिंग भी होगा। ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों हमेशा क्या होते हैं, साथ में होते हैं। एंटी बॉन्डिंग को हमने थोड़ा सा छोटे लोब के साथ दिखा दिया है, ये आपने चैप्टर नंबर 4 में आपके, अब देखना आपकी बुक्स में मेंशन होगा, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनी होती है। तो ये छोटा सा जो लोब है, हम तो बोल देते हैं एक फ्लावर बना दिया, ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो छोटा सा लोब होता है ये क्या है, ये कार्बन का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। और जो बड़े वाला लोब होता है वो बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब जिसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट आकर अटैच होगा। क्लियर? अभी हम देखते हैं, ये कार्बन के 4 लोब्स है, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। बन गया कार्बन का फ्लावर। एंटी बॉन्डिंग तो बीच में है, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये फ्लावर, छोटे वाले फ्लावर्स, ये सारे के सारे एंटी बॉन्डिंग है, जो बड़े वाले हैं वो आपके सारे के सारे बॉन्डिंग है। अब जो हाइड्रोजन आएंगे, जो 4 हाइड्रोजन है वो इसके साथ ऐसे आकर अटैच हो जाएंगे। जो कार्बन के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे उनके साथ आकर हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो गए, अटैच हो गए। अब हाइड्रोजन आपको पता ही है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1s1। हाइड्रोजन के पास तो एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज s। अब उसकी शेप कैसी है, राउंड शेप है, तो यहाँ पे आके ये अटैच हो गए। और इन सब ने कौन सा बॉन्ड बना दिया, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। अब आपको पता था ना कि एंड टू एंड ओवरलैप, एक एंड ये और एक एंड ये,
ठीक है। एंड टू एंड ओवरलैप को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये आपको पता है। क्लियर। अब अगर ऐसे जैसे एक पी ऑर्बिटल ये है और दूसरा पी ऑर्बिटल इसके साथ आकर साइड से ऐसे ओवरलैप कर रहा है, साइड ओवरलैप, तो इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। एंड टू एंड लाइक दिस तो सिग्मा, साइड वाइज लाइक दिस तो पाई। क्लियर। अब इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, वो हम देखते हैं। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो आपकी होगी दैट इज sp3। अब हम देखते हैं sp2 है वो, यहां हम क्या करेंगे, कार्बन का s ऑर्बिटल और कार्बन के 2 ऑर्बिटल्स का यूज करेंगे। आपको भी ये पता है, कार्बन ये उसका s, ये उसके 3 p, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब sp2 के अंदर क्या है, हम s यूज करेंगे और 2p यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं sp2। जो आपका एक ऑर्बिटल जो बच गया, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, उसको हम बोलते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है जी, क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या है, एज इट इज साइड पे है, तो इसको हम बोलते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है तो सेम हम एक अनदर कार्बन लेंगे, उसके पास भी सेम है, ये उसके चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, एक जो है वो उसका क्या है, अनहाइब्रिड है। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखोगे, एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है, जो तो आपके sp3 वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वहां पे हम एक कार्बन का यूज करके काम चला सकते हैं। क्लियर। लेकिन जो आपके sp2 और sp वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, उस केस में हमें एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए। क्लियर। जैसे कि हमने, अब आपको यहां पता है डबल बॉन्ड बनेगा, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमें एटलीस्ट मिनिमम 2 कार्बन की जरूरत होती है। यहाँ पे सिंगल कार्बन के साथ काम चल जाता है, लेकिन इन दोनों के केस में हमें मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत होती है, 2 कार्बन की। अब इस केस में देखो, sp2 के केस में 2 कार्बन लिए, ये दोनों कार्बन जो है वो आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। अब हम देखते हैं कैसे कैसे होता है। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये इसके साथ, बड़े ढंग से समझना, एक बार आपको थोड़ी सी आएगी दिक्कत, इसको दोबारा देख लेना। ये बॉन्डिंग कार्बन का और ये कार्बन का एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। एंटी बॉन्डिंग जो है वो ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेता है। अब ये दूसरा कार्बन, उसका ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, दोनों आपस में कैसे ज्वाइन करके, एंड टू एंड, दोनों आपस में कैसे ज्वाइन किए, एक एंड और दूसरा एंड। क्लियर। अब कार्बन इसके पास, देखो बड़े ढंग से इस चीज को देखना। अब इस केस में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, वो मैंने यहां कर दिए। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब इसके 2 ऑर्बिटल्स थे, वो मैंने जहां इस केस में कर दिए। क्लियर। अब दोनों का एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा है, उसको मैं यहां पर बना रही हूं। ये पूरा का पूरा एज इट इज ही मैंने बना दिया। क्लियर इतनी चीज। अब यहां तो कार्बन कार्बन आपस में ज्वाइन कर गया, बाकी हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके पास भी हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन।
क्लियर। तो यहाँ पे ये आ गए हाइड्रोजन, ये सारे के सारे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी क्या है, सिग्मा है, क्योंकि सबके सब क्या कर रहे हैं, एंड टू एंड ओवरलैप। ठीक है, जो एस ऑर्बिटल होता है वो तो हमेशा ही सिग्मा बनाता है, ये तो आपने ध्यान में ही रखना है। जो एस ऑर्बिटल होता है वो हमेशा ही कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा। तो ये हाइड्रोजन का एस है, तो इसने क्या बना दिया, सिग्मा। अब ये जो आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था, एक्चुअल में अभी मैंने ये स्ट्रक्चर जो है वो बोर्ड के ऊपर ड्रॉ की है, आपको ये ऐसे लग रहा होगा कि ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर दूर है, मतलब ये दोनों, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों आपस में ऐसे होते हैं, बिल्कुल पास ज्वाइन किए होते हैं, ऐसे इनकी ओवरलैपिंग होगी होती है ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ड्रॉ नहीं कर सकती, नहीं तो आप होच पोच हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इनको करने के लिए मैंने ये लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। इस लाइन का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, ये दोनों आपस में ज्वाइंट है। क्लियर इतनी बात। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, सी, ये दूसरा सी, एक ये सिग्मा बॉन्ड बना कार्बन के बीच में, जो दोनों कार्बन ने एंड टू एंड ओवरलैप करके बनाया, और एक जो है वो, अच्छा कई बच्चे क्या समझते हैं कि ये अलग अलग बॉन्ड है, जैसे ये लोब्स ऐसे मैंने किया तो कई बच्चों को क्या लगता है कि ये जो है वो दोनों अलग है। नो, ये दोनों एक ही है। अब जैसे इनको ज्वाइन करने के लिए आपको दिखा दिया जाता है कि दोनों जो है वो ऐसे ऐसे ज्वाइन है। ठीक है, लाइन जो है वो दो ड्रॉ की जाती है, लेकिन ये एक ही है, तो यहां पर ये वाला बॉन्ड बना दिया, आगे डबल बॉन्ड। अब जो कार्बन कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हुई थी वो सिग्मा बॉन्ड था, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हुई वो आपका पाई बॉन्ड है। क्लियर। अब बाकी ये और ये हाइड्रोजन अटैच हो गए। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आई होगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री, ये आपने ध्यान में रखना है। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री। एंड द नेम ऑफ कंपाउंड इज, आपको पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड का नेम क्या है, दैट इज इथीन। डबल बॉन्ड जब आ जाता है तो हम ईन लगाते हैं ना। ऑर्गेनिक का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपकी नेमिंग स्टार्ट होगी, तो इसका नेम क्या है, इथीन। क्लियर। अब एक चीज और, पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। अब ये हो गया आपका sp2। क्लियर। थर्ड है दैट इज sp, वो भी सेम है। इसी के अंदर एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है, जब भी, बड़े ध्यान से समझने इस चीज को, जब भी किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, कभी भी कंपाउंड में जब डबल बॉन्ड आ जाता है, जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो वो सारा का सारा एक ही प्लेन में चला जाता है। एक ही प्लेन का मतलब कि जैसे सपोज ये एक, अब सपोज ये एक प्लेन है, जो मेरा हाथ है ये एक प्लेन है। क्लियर। पहले क्या था, जब sp3 था, जब कार्बन sp3 था तो चार बॉन्ड कैसे थे, एक ऊपर था, एक बॉन्ड नीचे होगा, एक बॉन्ड इधर होगा, एक बॉन्ड इधर होगा, मतलब बॉन्ड्स इधर उधर थे। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो वो सारा का सारा एक ही, जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन में आ जाते हैं, वो इधर उधर नहीं होते हैं। तो जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं वो प्लेनर होती हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। ऐसे ही सेम ट्रिपल बॉन्ड भी क्या है, प्लेनर है, क्योंकि उसके जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और इनको आपको पता ही है हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दैट इज sp। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 50% S का यूज करते हैं हम, 50% जो है वो P का यूज करते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, तो सिंपल देखो, S और P में इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, P की एनर्जी होती है। क्यों, क्योंकि S अंदर होता है, P ऑर्बिटल जो है वो बाहर होता है। क्लियर है। तो जो बाहर है उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन तीनों में से ज्यादा एनर्जी किसकी है, तो ऑब्वियस सी बात है
sp3 में कितने p ऑर्बिटल्स का यूज करें हम 3, तो इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम है, क्योंकि इसके अंदर हम एक ही p ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं। क्लियर। अब इसके अच्छा एक चीज और, अगर आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन सब में एस करेक्टर सबसे ज्यादा किसके पास है, मतलब एस हो गए sp के पास, इसके पास सबसे कम होता है क्योंकि p ऑर्बिटल ज्यादा है, अराउंड 25% होता है, इसके पास उससे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसके पास होता है, sp के पास होता है। तो पेपर में ना ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अब इस केस में देखो, ये भी सेम कार्बन, ये दूसरा कार्बन, अब इस केस में देखो, यहां पे हम एक s ऑर्बिटल का यूज करेंगे, एक p का यूज करेंगे, तो इट मीन दिस इज योर s एंड दिस इज योर p। तो दो जो है, ये दो और ये दो, ये क्या है आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो अब जो तो s वाले हैं, ये दोनों आपस में एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ज्वाइन कर जाएगा, और इन जो बचे ये एक ऑर्बिटल, इनके पास क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, हाइड्रोजन। अब हम इसकी देखते हैं स्ट्रक्चर। ये देखो, कार्बन दूसरा कार्बन, उसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। साथ में ये जो है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब ये तो आपको क्लियर होगा। अब साथ में हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 1 फॉर्म सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तीनों ने कौन सा बॉन्ड बना दिया, सिग्मा, बिकॉज एंड टू एंड ओवरलैप हो रही थी। अब दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो अनहाइब्रिड है, दो इस कार्बन के, ये मैंने ऐसे बना दिया, एक ऐसे और एक बना दिया ऐसे, सेम फॉर दिस, ऐसे। ठीक है, एक ये ऑर्बिटल और एक ये, इसके भी दो, इसके भी दो। अब ये दोनों स्ट्रक्चर में तो आपको दूर लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रखी है। क्लियर। तो ओवरलैपिंग शो करने के लिए हम क्या कर देंगे, इनको आपस में ज्वाइन करवा देंगे, ब्लैक को ब्लैक के साथ, रेड को रेड के साथ। क्लियर है। साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो इट मीन पाई बॉन्ड बन रहा है। क्लियर। तो कितने लोब्स थे, अब 2। फिर दोबारा सुन लो, कंफ्यूजन मत करना अपने आप में, इसका मतलब एक ही पाई बॉन्ड होता है। तो अब यहाँ पे टोटल कितने बने हैं, 2 पाई बॉन्ड बने हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, कार्बन कार्बन, एक तो सिग्मा बॉन्ड था और 2 पाई बॉन्ड बनाए, दिस इज सिग्मा, और ये दोनों के दोनों बॉन्ड कौन से हैं, पाई है। और साथ में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अगर बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो बॉन्ड एंगल इसका होता है 180 डिग्री। क्लियर। और इसकी जो शेप होती है वो होती है लीनियर। ये भी प्लेनर है और ये भी अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसके पास अब ये कौन सा बॉन्ड बन गया, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। जो पहले किया था वो कौन सा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था। अब इस केस में देखो, जब ये ओवरलैपिंग करते हैं ना, तो ऐसे बन जाती है इनकी, लाइक एक काइंड ऑफ बनाना टाइप शेप बन जाती है, पाई पाई बॉन्ड। क्लियर। तो ये आप लेते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इन दोनों में, ये भी आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहली बात, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो बनता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, लाइक दिस, एक
कंपाउंड का एंड, दूसरे कंपाउंड का एंड, दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो इस तरह से क्या होती है, आपकी सिग्मा बॉन्डिंग होती है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट दैट इज एंड टू एंड ओवरलैपिंग। क्लियर। वही पाई बॉन्ड में क्या होती है, साइड वाइज, लाइक दिस, ये एक की साइड और ये दूसरे की साइड, दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे। तो इसमें क्या है, आपकी साइड ओवरलैपिंग। अब सेकेंड चीज, अगर इन दोनों में से आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों में से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है, तो दिस इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, दिस वन इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और ये जो है वो आपका वीक बॉन्ड होता है। अच्छा, अब इसी में क्या है, जो आपका सिग्मा बॉन्ड था वो ऐसे बना, दैट इज एंड टू एंड ओवरलैप, ये दोनों जो कंपाउंड्स थे वो आपस में ज्वाइन कर गए। अब इस केस में क्या होता है, आप इनको रोटेट कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। जब आप इनको रोटेट करोगे तो मॉलिक्यूल्स जो है वो इजिली रोटेट हो जाता है, क्लियर। लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे बना है, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये मतलब दोनों को मैंने ज्वाइन करवा दिया है, क्लियर, ऐसे है। अब इस केस में क्या होता है, आप जैसे इस केस में देखो, फिर से सुन लो, सिग्मा के केस में अब ये ओवरलैपिंग होगी, आपने क्या किया, आपने एक कंपाउंड को पकड़ा और रोटेट किया, तो दोनों कंपाउंड्स जो है वो इजिली रोटेट हो जाएंगे क्योंकि एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुई थी। लेकिन पाई बॉन्ड के अंदर क्या होता है, अगर आप एक कंपाउंड को पकड़कर 90 डिग्री से रोटेट करोगे, क्लियर, सपोज कर लो कि आपने इसको सेलोटेप के साथ जो है वो जोड़ रखा है इन दोनों को, क्लियर है, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रखी है। अगर आप एक कंपाउंड को रोटेट करोगे तो जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड के अंदर जो रोटेशन करने से बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस केस में क्या होती है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, रोटेशन नहीं करवाई जा सकती। अगर आप रोटेशन करवाओगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इस केस में रोटेशन जो है वो इजीली हो सकती है, क्लियर। तो ये चीज क्लियर आपको कि रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड, रोटेट इजिली। जो सिंगल बॉन्ड होता है, अब ये सिंगल बॉन्ड ही बन गया, सिंगल बॉन्ड को आप पकड़कर इजिली रोटेट, जैसे आपने इसको पकड़ा, ये दोनों आपस में ज्वाइन है तो ये दूसरा भी इजिली रोटेट होता रहेगा। लेकिन डबल बॉन्ड में रोटेशन जो है वो क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। अगर आप रोटेट करोगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्लियर इतनी चीज। अब इसी के अंदर नेक्स्ट है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्लेनर। पाई बॉन्ड जो है वो जितने भी पाई बॉन्ड्स बनाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। ये आपने चीज को ध्यान में रखना है, क्लियर। अब एक चीज और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए रिएक्टिविटी के बारे में, तो पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, less reactive, and this is important। ये अपनी चीज को, अब पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, देखो ये कार्बन कार्बन इज मोर रिएक्टिव। पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, जब आप आगे रिएक्शंस करोगे वहां आप समझोगे। जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है तो ये अपने आप को, जो आपका पाई बॉन्ड होता है, ये अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम कौन सी सिचुएशन है। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है, वो इजिली ब्रेक हो जाता है, क्लियर। अब जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्टिंग करवाई, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड, अब आपको मैंने अभी बताया कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पिछले वाले को होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले वाले को होता है, तभी शेयरिंग होती है। अब यहाँ पे इस एरो का मतलब क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कार्बन के पास चले गए, वो कार्बन नेगेटिव हो गया क्योंकि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नेगेटिव, और दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
तो ये किसके कारण होता है? पाई बॉन्ड के कारण होता है। तो पाई बॉन्ड जो है वो रिएक्शंस में सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। हो गया सारा का सारा यहाँ तक, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग के अंदर हमने कार्बन की टेट्रावेलेंसी को देख लिया, उसकी हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स को देख लिया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेमिंग ऑफ दी कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स की नेमिंग है, कार्बन और हाइड्रोजन की जो नेमिंग है वो कैसे कैसे होती है।